हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था आउटसाइड इंडिया, वही डिस्कस कि लंदन में क्या चल रहा था। ठीक है, लंदन के बाद वही सा पेरिस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी लंदन में, दैट वाज एस.के. वर्मा वाज देयर। ठीक है, जो पेरिस में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिसने वहां पर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म शुरू किया था, दैट वाज मैडम भीखाजी कामा वाज देयर। ठीक है, ऐसी जो गदर मूवमेंट थी ये कहाँ पे शुरू हुई थी? कनाडा और वेस्टर्न यूएस में। ठीक है, पर्टिकुलरली सैन फ्रांसिस्को जो यूएस में है, तो वहां पे गदर मूवमेंट शुरू हो गई थी। हमने ये देखा था इसमें कि कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स जुड़े थे इस पूरी मूवमेंट से, और वहां मूवमेंट शुरू क्यों हुई थी, रीजंस भी हम देख चुके हैं कि वहां पे क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किनके साथ? एनआरआईज के साथ। और क्या पास था, और वहां के जो एनआरआईज थे वो मॉडर्न वैल्यूज से एक्विट हो रहे थे। उनको पता चल रहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम क्या है, जो हमारे हिंदुस्तान में हमें ही नहीं मिलता था या उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वहां जाके वो वैल्यूज सीखे उनने, इसीलिए उनके दिमाग में ये सब चीजें शुरू हो गई कि क्यों हमारे साथ जुल्म है। अगर लाइफ ये है जहाँ पे इक्वालिटी और लिबर्टी होती है, ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं है, और ये हमारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं है? हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, जुल्म क्यों हो रहा है कहाँ पे? इन कनाडा एंड सेंट्रल या दिस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस। ठीक है, और हमने देखा था कि जो उसका एक और रीजन, क्या रीजन था तीसरा? दो ही पढ़ी था। ठीक है, तो दिस जो सोशलिस्ट आइडियाज थे, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियाज क्या होते हैं, मतलब जैसे व्हाट इज सोशलिज्म? हैव यू एवर हर्ड अबाउट सोशलिज्म? व्हाट इज सोशलिज्म? चलो बताओ, कुछ बता रहे हो आप। सोशलिज्म क्या होता है? हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा कि रिसोर्स अथॉरिटी, मतलब क्या अथॉरिटी? वैसे भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्स, यू हैव टू से रिसोर्सेज। जो भी एक मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं, जो भी मुल्क से निकलता है, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में जब होता है और फिर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में, उसे कहते हैं सोशलिज्म। आप समझ रहे हो? तो वही सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था इंडिया में। ब्रिटिश वही बता रही थी कि हम पूरा रिसोर्स कंट्रोल कर रहे हैं, फिर हम ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो वो उनके आइडियाज थे, वो उनका एक्चुअल वो आइडिया नहीं था। वो रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे थे खुद के फायदे के लिए। उनको लोगों का कोई दुख और दर्द नहीं था कि इनमें हमें बांटनी है रिसोर्सेस। तो जो ये आइडिया था, जो यहाँ का सोशलिज्म चल रहा था, जो ब्रिटिश ने अप्लाई किया था, अब ये आइडियाज एक्सपोज हो रहे थे कि इनके सामने, एनआरआईज के सामने, जो ये सोशलिज्म सिखा रहे हैं वो गलत है। एक्चुअल सोशलिज्म क्या है? जैसे अभी सोशलिज्म चल रहा है रशिया में चल रहा है। ठीक है, चाइना इज क्लेमिंग दैट वो सोशलिज्म चला रहा है। तो सोशलिज्म में इक्वालिटी फिर होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैंडल कर रहा है तो उसको इक्वली फिर बांटना है सब में। उसको कंसंट्रेशन नहीं करना है वेल्थ का, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया। ठीक है, तो इन एनआरआईज को जो बाहर थे, कहाँ पे? दो जगहों पे, कनाडा एंड वेस्टर्न यूएस, वहां पे जो थे, तो वहां पे जो ये लोग सीख रहे थे दैट सोशलिज्म का आइडिया जो वहां चल रहा है हिंदुस्तान में वो गलत है। वो अगर कंट्रोल कर रहे रिसोर्सेज पे, वो सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों का उसमें कोई फायदा नहीं है। तो ये भी एक रीजन था उसका कि क्यों ऐसा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्रिएट हो रहा था इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल हु वर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो एनआरआईज थे कहाँ पे रह रहे थे? कनाडा और यूएस में। ठीक है, तो हमने कॉजेज लिखे थे। फिर वहां पे खासकर कनाडा में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी इस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए, जो वहां पे एनआरआईज ने शुरू की थी। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज नेम्ड एज स्वदेश सेवक। दिस वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाई किसने थी वहां पे? वन ऑफ द मेंबर्स वाज जी.डी. कुमार। ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ, जब ने गदर मूवमेंट शुरू की थी उसी के मेंबर थे ये। तो इन्होंने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जहां से बताते थे लोगों को कि कैसे जुल्म हो रहा है एनआरआईज के साथ और कैसे जुल्म हो रहा है कहां पे? हिंदुस्तान में। ठीक है, तो दैट वाज स्वदेश सेवक। ऐसी एक और ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गई थी, यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस। अब जब भी लोग एक और दिस मूवमेंट चला रहे थे, वो कैसे मैसेज भेजते थे लोगों तक? या तो एक ऑर्गेनाइजेशन से या तो न्यूज़पेपर से। हम पहले शुरू से देखते आए हैं, चाहे हिंदुस्तान में हमने जो देखा नेशनलिज्म का जो रेवोल्यूशन चल रहा था, उनके भी यही तरीके थे। या तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई या तो न्यूज़पेपर छापा उनने, उसी में लिखा कि कैसे कैसे जुल्म हो रहे थे हिंदुस्तान में। तो ये भी यही कर रहे थे। तो जितने भी मेंबर्स थे, इनने एक तो दो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बनाई। कौन सी? एक तो स्वदेश सेवक, सेकंड वाज यूनाइटेड इंडिया हाउस। ये बनाई थी दो लोगों ने। वन वाज द सेम पर्सन, जी.डी. कुमार एंड
ये तो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, दैट ही वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स जब गदर मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो इन दोनों ने मिलकर एक और एसोसिएशन बनाया, यूनाइटेड इंडिया हाउस। मकसद क्या था इन एसोसिएशन का? वहां पे लोग आते थे, इनसे मिलते जुलते थे, वहां पे आइडियाज का पता चलता था कि क्या हमारा आगे प्लान है और कैसे कैसे जुल्म हो रहा है, ये सब कहाँ पता चलता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता चलता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पीडीपी है, एनसीआई, सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे लोग जाते रहते हैं, उनके पास मिलते रहते, पार्टी वर्कर्स जो भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो मिलते रहते हैं कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशंस में। या बाकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, जेकेएलएफ था, हुर्रियत था, वहां भी लोग विजिट करते थे अपने लीडर्स से मिलने के लिए, फिर उनके आइडियाज जानने के लिए और उन्हीं आइडियाज को आगे प्रोपेगेट करने के लिए, फैलाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही सब हो रहा था। दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दीज वर द टू ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये लोगों से मिलते थे, एनआरआई से मिलते थे और अपने आइडियाज को फेमिलियर करते थे और अपने आइडियाज को प्रोपेगेट करते थे सोसाइटी में, समाज में। ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट एक जनरल पॉइंट। वैंकूवर इन कनाडा, नहीं, हाँ जनरल पॉइंट, रीजंस के बाद। वैंकूवर इन कनाडा, वैंकूवर इन कनाडा वॉज नोन फॉर, वैंकूवर जगह का नाम है, वैंकूवर इन कनाडा वॉज नोन फॉर मेनी इंडियन नेशनलिस्ट, was known for many Indian nationalist organizations, many Indian nationalist organizations, Indian nationalist organizations and newspapers, which are as following, तो पहले आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस दो थी, स्वदेश सेवक, यूनाइटेड इंडिया हाउस, और साथ में लिखोगे भी आप ये किसने, फाउंडर कौन थे इनके। नंबर 1 स्वदेश सेवक, सेकंड विल बी यूनाइटेड इंडिया हाउस। लिखा, ये दोनों लिखे आपने। अब न्यूज़पेपर्स जो थे, क्योंकि न्यूज़पेपर एक और मीडियम था उनका कि कैसे वो अपनी मैसेज समाज तक पहुंचाएंगे। न्यूज़पेपर्स फिर से यहां पे दो थे, वन वाज एक तो था कौन सा, फ्री हिंदुस्तान, जिसमें यही मैसेज था कि ये ब्रिटिश को मैसेज दी जा रही थी कि हिंदुस्तान को आप आजाद छोड़ दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। दैट वाज वंस अगेन रिटन बाय द सेम पर्सन जिसने एसोसिएशन बनाई थी, इसी ने न्यूज़पेपर भी लिखा। न्यूज़पेपर वाज फ्री हिंदुस्तान। सेकंड वाज सर्कुलर आजादी। द राइटर वाज रामनाथ पुरी। पहले बताने तो फिर लिख लेना आप। So I was saying that two newspapers were being published from Canada. One was Free Hindustan, जिसको तारकनाथ लिख रहे थे, and second was Circular आजादी, एक किसने लिखा, रामनाथ पुरी ने लिखा। इसमें फिर से वही आइडियाज ये प्रोपेगेट कर रहे थे, समाज तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वाज द बिगेस्ट मीडियम फॉर प्रोपेगेटिंग द मैसेज। ये तो आजकल भी डिजिटल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, बट इससे पहले जो था न्यूज़पेपर वाज द मेजर मीडियम फॉर द इंफॉर्मेशन। तो तब से शुरू हो गया था, तो वहां पे भी इन्हीं मीडियम्स के थ्रू अपनी मैसेज को समाज के बीच में रखा जा रहा था। तो आप लिखेंगे न्यूज़पेपर्स, दीज टू। एक तो फ्री हिंदुस्तान रिटन बाय तारकनाथ, सर्कुलर आजादी रिटन बाय रामनाथ पुरी।
ये दोनों लिखे आपने। तो जब भी इनसे मैसेज, ये सब कनाडा से चल रहा था। एज आई मेंशन, वैंक्योर जो था, द प्लेस वाज वैंक्योर इन कनाडा। वहां से एक तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी और 2 न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया गया फ्रॉम द सेम प्लेस। लेकिन जब 1914 आ गया, उस टाइम पे एक वर्ल्ड इवेंट हो गया। वो क्या था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। तो चीजें शिफ्ट हो गई। अब शुरू हो गया वेस्टर्न यूएस से दिस मूवमेंट। पहले कनाडा से पूरा मूवमेंट चल रहा था, अब ये कहां शिफ्ट हो गया? वेस्टर्न दिस यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहीं पे 2 जगहें थी। एक तो था वन ऑफ द प्लेसेस पोर्टलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को। तो ये मेजर सेंटर्स बन गए मूवमेंट के, गदर मूवमेंट के। तो वहीं जब शिफ्ट हो गया सब कुछ, तो वहीं पे फिर एक और एसोसिएशन शुरू की गई। द एसोसिएशन वाज कॉल्ड एज हिंदी एसोसिएशन। दिस वाज स्टार्टेड एट पोर्टलैंड। ठीक है, और ये शुरू किया किसने उस टाइम पे? द पर्सन एसोसिएटेड विद दिस वाज, हु स्टार्टेड दिस वाज, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं ना, जब हमने की मेंबर्स लिखे थे किसके? गदर मूवमेंट के। तो ही सेड दिस हिंदी एसोसिएशन कहां पे? पोर्टलैंड में। क्योंकि शिफ्ट हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे पूरा मूवमेंट कहां? वेस्टर्न यूएस। फिर ये वहां से ऑपरेट कर रहे थे। अब जब इसकी पहली मीटिंग हो गई, तो वहीं पे इन्होंने डिसाइड किया था हम एक न्यूज़पेपर रिलीज करेंगे। उसी न्यूज़पेपर का नाम रखा गया गदर। दैट वाज इन 1914। तो ऐसे ही चलते ही आ रहा था। शुरू हो गया 1913 से ही, कहां से? कनाडा से। बट 1914 में शिफ्ट हो गया कहां पे? वेस्टर्न यूएस में। वहां पे जो एक्टिविटीज होगी, एक एसोसिएशन बनाया बाय द पर्सन कॉल्ड एज लाला हरदयाल, एंड ही एक्चुअली इन फर्स्ट मीटिंग दे डिसाइडेड टू रिलीज अ न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर। और ये क्या था? वीकली। वीकली मतलब हर एक हफ्ते के बाद आता था ये वीकली न्यूज़पेपर गदर। एंड द लैंग्वेज फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हो गया, द लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड हियर वाज उर्दू। ठीक है, तो अक्सर ये लोगों को पता नहीं होती, उनको लगता पंजाबी न्यूज़पेपर है। ये पंजाबी में भी था, बट फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज पब्लिश्ड कहां पे? यही यूएस में। इट वाज पब्लिश्ड इन उर्दू लैंग्वेज। बाद में फिर इसको डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे पंजाबी था, ठीक है, उसमें भी पब्लिश किया गया। ठीक है, जब पंजाबी में पब्लिश किया, तो पंजाबी यूथ जो वहां पे था तो उनको भी पता चलने लग गया। ठीक है, उर्दू वाज नोन टू दीज पर्संस। अब ये नहीं चाहते थे कि पहले पता चले बाकियों को इंग्लिश में कि कर क्या रहे ये लोग, इसीलिए इन्होंने पहले उर्दू में इसको लॉन्च किया। बट फिर आगे चल के इंग्लिश में भी आया, उर्दू, इंग्लिश एज वेल एज पंजाबी। बट आपसे लैंग्वेज कोई पूछेगा नहीं, बट ये तो पूछ सकते हैं कि पहली बार किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया? दैट वाज द उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट यू राइट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट Portland and San Francisco. During World War First, Portland and San Francisco. Portland and San Francisco became the center of revolutionary activities. Became the center of revolutionary activities in US. Center of revolutionary activities in US. Next, okay, in 1914. Next, we will write in 1914 in Portland. In 1914 at Portland, Lala Hardayal set up Hindi Association. Lala Hardayal set up Hindi Association. Hindi Association. Next, okay, during the first meeting of Hindi Association, it was decided to release a weekly
newspaper, weekly newspaper, Gadar, weekly newspaper Gadar, ब्रैकेट्स में यहीं पे मेंशन करेंगे आप, फर्स्ट पब्लिश्ड इन उर्दू लैंग्वेज, first published in Urdu language, and then was also published in English, Punjabi, was also published in English, Punjabi. एक और लैंग्वेज थी जिसमें इसको रिलीज किया गया था, द लैंग्वेज वाज पश्तू लैंग्वेज एंड पश्तू. इस मीटिंग में एक और चीज डिसाइड हो गई थी कि हम एक आश्रम भी सेटअप करेंगे, जैसे गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में, कौन सा टॉलस्टॉय फॉर्म, उसी लाइन पे इन्होंने कहा हम यहाँ पे एक आश्रम बनाएंगे एंड दैट आश्रम दे नेम्ड एज युगांतर आश्रम, एंड द प्लेस जहां पे डिसाइड किया गया ये कहां पे बनाएंगे, दैट वाज सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, तभी ये एक्टिविटी जो ये दो जगह ये क्या बन गई, मेजर सेंटर्स फॉर द एक्टिविटीज, पोर्टलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस. पोर्टलैंड से हमने देखा कौन सा एसोसिएशन चल रहा था, हिंदी एसोसिएशन, जहां से वीकली न्यूज़पेपर गदर रिलीज हो रहा था. और उसी मीटिंग में जब पहली बार मीटिंग होगी हिंदी एसोसिएशन की, वहीं पे डिसाइड किया कि दैट विल क्रिएट ए युगांतर आश्रम, कहां पे, एट द प्लेस नेम्ड एज सैन फ्रांसिस्को. नेक्स्ट यू राइट, कहां पे, वहां से भी लोग कर रहे थे, बट मेजर एक्टिविटीज बता चुका हूं. ऐसा नहीं था कि वहां से खत्म हो गया, बट इनका जो मेजर सेंटर है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस, एंड मेजरली टू प्लेसेस, पोर्टलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, तो नेक्स्ट यू राइट, हिंदी एसोसिएशन ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, हिंदी एसोसिएशन ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड युगांतर आश्रम. पेन पेन किसी को एक्स्ट्रा ब्लू जेल है किसी के पास, पायलट पेन है, पायलट पेन है, लिखोगे इससे, क्या लिखा आपने, एस्टैब्लिश्ड युगांतर आश्रम in San Francisco. तो जो मेन राइटर थे अब इनके, चाहे वो न्यूज़पेपर था, ठीक है, चाहे युगांतर से जो फंक्शन कर रही थी, दैट वाज द पर्सन, हाँ, ही वाज द इन लीडिंग रोल. सो इन्होंने जब लिखना शुरू किया, गदर अब न्यूज़पेपर आता था तो ये मेजर उसके राइटर थे, ठीक है, यही लिखते थे उसमें इंफॉर्मेशन. तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा दैट वाज वेरी मच पॉपुलर, पूरे इंडिया में भी पॉपुलर हो गया, एंड दैट आर्टिकल विच ही नेम्ड एज पढ़ो, हाँ, मतलब क्या हो गया इसका, असलियत उनकी, वो इतना कच्चा चिट्ठा उसी को बोलते हैं, द रियलिटी, जो वो रूल कर रहे इंडिया पे उसकी रियलिटी क्या है, उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव फेस था उसको इसमें हाईलाइट किया गया, जो गदर न्यूज़पेपर में लिख रहे थे कौन, लाला हरजाल. ये बहुत ही फेमस एक आर्टिकल बन गया था इन गदर न्यूज़पेपर. ठीक है, सो नेक्स्ट विल मेंशन in Gadar newspaper
Lala Hardyal wrote a popular article. Wrote a popular article. Lala Hardyal wrote a popular article. That is, we will write this अंग्रेजी राज का कच्चा चट्टा. In which he ripped off RIPPED, in which he ripped off the exploitative face of the Britishers, and incited Indians to take actions. Incited Indians to take actions. तो ये वहां से इंडियंस को इंसाइट कर रहे थे. इंसाइट मतलब क्या था? उनमें एक जज्बा जगा रहे थे, जोश जगा रहे थे कि आपको कैसे ब्रिटिश के खिलाफ वापस लड़ना है. तो दैट इज हाउ दे वर लीडिंग दिस नेशनलिज्म का जो रेवोल्यूशन था फ्रॉम द डिफरेंट लैंड्स, या यूएस से या कनाडा से, जो मैं कह रहा था अभी तक. ठीक है. सो इसी में एक इंसिडेंट हो गया कनाडा में. ठीक है. दैट इंसिडेंट एक्चुअली प्रोवाइडेड दैट कंटेंट फॉर द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. द इंसिडेंट इज फेमसली कॉल्ड एज कोमागातामारू इंसिडेंट. अब ये क्या इंसिडेंट है? ये पहली बात, ये शिप का नाम है. कोमागातामारू वाज द नेम ऑफ द शिप. ठीक है. तो इसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया. इंसिडेंट क्यों हो गया? कनाडा में आने के लिए बैन लगाई थी हिंदुस्तानियों पे. ठीक है. 1913 से पहले जो था कुछ सालों तक क्या थी? बैन थी किन पे? इंडियंस पे. वो उनको कनाडा आने की इजाजत नहीं थी. बट ये बैन क्यों थी? क्योंकि जो वहां पे काम कर रहे थे कनाडा में अमेरिकन लेबरर्स, तो उनको कॉम्पिटिशन मिल रहा था. जैसे यहाँ पे कश्मीर में हो गया. यहाँ पे अक्सर जो यहाँ के वर्कर्स है उनको बनती नहीं है बिहारियों से, जो बिहार से आए हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश. क्यों नहीं बनती है? तो कंपटीशन ने बढ़ाया है और वो काम भी सही करते हैं, अच्छा काम करते हैं और पैसा भी कम लेते हैं एज कम्पेयर टू द कश्मीरीज. ठीक है. तो वैसे ही कहाँ पे हो रहा था? बाहर कनाडा और सेंट्रल या यूएस में, और खासकर कनाडा में. कनाडा में एक तो यूएस का लेबर था वहां पे, जो लेबर क्लास है जो वहां काम कर रहे थे. यहां से जब हिंदुस्तानी वहां काम करने जा रहे थे, वो सस्ते में काम कर रहे थे, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी. तो इसलिए वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि हिंदुस्तानी यहां पे नहीं आ सकते. दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि व्हाई इंडियंस वर रिस्ट्रिक्टेड, दैट दे कांट विजिट कनाडा. ठीक है. सो आप हेडिंग देंगे कोमागातामारू इंसिडेंट. डू दिस हेडिंग एज कोमागातामारू इंसिडेंट. And in this you write before 1913. Before 1913 there was restriction on Indian immigration. There was restriction on Indian immigration in Canada. Immigration कौन सा? IMMIGRATIO, यानी कि उनको अंदर आने की इजाजत नहीं थी. ठीक है. because of the following reasons. There was restriction on Indian immigration in Canada because of the following reasons. Number one,
resentment of Native American laborers, resentment, RESENTMENT, resentment of Native American laborers, resentment of Native American laborers against Indian laborers, against Indian laborers who offered resentment of Native American laborers against Indian laborers who offered competition. दूसरा रीजन क्या था कि क्यों इनके आने पे बैन लगाई थी किसने? कैनेडियन अथॉरिटीज ने। ठीक है, वो ये था कि ब्रिटिश वहां पे ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रहा था। ब्रिटिश नहीं चाहता था कि हिंदुस्तानी वाइट पीपल से मिले। ठीक है, दैट वाज नॉट गुड फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब जो कह रहा हूं वो भी तो सुनो। हाँ, तो ये तो एक था, एक रीजन। सेकंड रीजन वाज कि ब्रिटिश नहीं चाहती थी हिंदुस्तानी वाइट पीपल के साथ उठे बैठे। ठीक है ना, अब अगर उनके साथ उठे बैठे तो दैट मींस वो वैल्यू सीखेंगे, जैसे हो गया था। इसलिए तो वहां पे गदर शुरू हो गया था, क्योंकि उनको जब आइडियाज पता चली थी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की, तो वो नहीं चाहते थे और हिंदुस्तानी यहाँ पे आए, फिर उनको भी पता चले कि असल में लाइफ क्या है, इक्वालिटी की वैल्यूज क्या है या फ्रेटर्निटी क्या होती है। तो वो नहीं चाहते थे ये सब आइडियाज इंडियंस तक पहुंचे, तो दूर रखना चाहते थे किनको? इंडियंस को। इंडियंस शुरू से फॉर द सेक ऑफ वर्क जा रहे थे, वो आज भी जाते हैं कनाडा। यहाँ पे मैक्सिमम पंजाब कनाडा में बैठा हुआ है फॉर द सेक ऑफ लेबर या डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क दे आर डूइंग देयर। ठीक है, तो ये शुरू से चलता आ रहा है। तो उस टाइम पे जो मेन रीजन था रोकने का इंडियंस को कहां कनाडा आने से, दैट वाज इनको मॉडर्न लाइफ पता नहीं चलनी चाहिए, इनको व्हाइट्स के साथ उठना बैठना, क्योंकि जब आप बैठे, आप उनके साथ उठे बैठे तो आपके लिंक्स बनते हैं। ठीक है, जब लिंक्स बने तो आप किसी ना किसी को मैसेज देते हो कि हमारे साथ जुल्म क्या हो रहा है वहां पे। जैसे कश्मीर जब बाहर निकलता है यहाँ से, जब इंटेलेक्चुअल से मिलता है तो उनको रियलिटी पता चलती है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कश्मीर। ठीक है, अदरवाइज जो एक नैरेटिव बनाया गया है यहाँ के बारे में वो यही है कि स्टोन पेल्टर्स है यहाँ पे सब। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई है नहीं, स्टूडेंट्स सब बिजी है किसमें? स्टोन पेल्टिंग में। बट जब बाहर हम जाते हैं, बाहर डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं व्हाट द रियल फेस ऑफ कश्मीर इज, तो उनको भी पता चलता है कि वहाँ के आइडियाज क्या है। फिर कुछ लोग कश्मीर के सपोर्ट में बोलना भी शुरू करते हैं, तो वो भी तो प्रॉब्लम है। सोचो कि हिंदुस्तान में कुछ लोग, ठीक है, कश्मीर के सपोर्ट में कुछ बोलना शुरू करे कि वहां पे ये जुल्म हो रहे हैं, तो वो तो वहां की गवर्नमेंट्स के लिए फिर खतरा ही है। समझ गए? तो ऐसे ही जब उस टाइम पे हो रहा था, ऐसे ही इंडियन जा रहे थे कहाँ? कनाडा। जब उनका उठना बैठना हो रहा था व्हाइट पीपल के साथ, वो उनको बता रहे थे हमारे साथ जुल्म क्या हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा रीजन क्या था कि उनको वो नहीं चाहते थे कि सोशलिस्ट आइडिया, जो रियल सोशलिज्म के आइडियाज हैं, वो हिंदुस्तानियों तक पहुंचे। उनका रिजेंटमेंट फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। ठीक है, आजकल जैसे आप देख रहे हो सोशल कियोस्क क्यों है घरों में आजकल, इसका रीजन क्या है? सोशल कियोस्क समझ रहे हो? सोशल कियोस्क से क्या समझ रहे हो आप? सोशल कियोस्क क्या मतलब है? घरों के अंदर, हाँ, लड़ाई झगड़े किससे? अपने ही सिबलिंग्स से, माँ बाप से। ये बहुत आम हो चुके हैं आजकल। ठीक है, आजकल मर्डर्स भी बहुत आम हो चुके हैं। क्यों? चलो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, छोटी मोटी बात है, लड़ना भाई बहन से, बाप से लड़ना या माँ से लड़ना, ये क्यों हो रहा है? इसका बड़ा रीजन क्या है आपकी नजरों में? हर किसी, वो तो शुरू से ना, सेम कैसे हो सकते हैं इंटरेस्ट? वो तो शुरू से है, बट आज क्यों ऐसा हो रहा है कि सोशल कियोस्क क्रिएट हो गया है समाज में? तो मतलब वही था ना कि आपको कुछ वैल्यूज का पता चल गया। अब आजकल हमारे साथ वैल्यूज कहाँ ज्यादा पता चल रहे? रील्स के थ्रू, फोन्स के थ्रू। हम एक लाइफ देखते हैं रील पे, फिर हम देखते हैं यहाँ से कुछ और ही चल रहा है घर पे, तो फिर रेजेंटमेंट शुरू हो जाता है घर पे। ठीक है ना, तो बहुत कुछ हो रहा है समाज में, स्पेशली द गर्ल्स। वो तो बहुत कियोस्क क्रिएट कर रहे हैं। वो जब देख रहे हैं द पाकिस्तानी सीरियल रील्स आर गोइंग ऑन देयर, ठीक है, वहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट से बात हो रही है, आप आइए, बैठिए, खाइए, ऐसी बात हो रही है। फिर घर में जब चिल्लाने वो आवाज़ होती है, आओ, नहीं आना तो मत आओ। ठीक है, तो उनको लगता है ये तो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इस वजह से फिर वो रेजेंटमेंट करना शुरू करते हैं कि लाइफ कुछ और है और हमारे साथ क्या हो रहा है। जब मॉडर्न वैल्यूज या वो वैल्यूज जो असल में लाइफ को डिफाइन करते हैं, आपको जब वो पता चलते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ देखते हो घर पे, तो घर पे भी रेजेंटमेंट होता है। तो वही घर मुल्क है। ठीक है, इंडिया में भी तो रेजेंटमेंट होंगे। जब यहाँ के लोगों को मॉडर्न वैल्यूज और आइडियाज पता चलेंगे, वो भी रेजेंट करेंगे। तो वही सब हो रहा था।
तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कनाडा आए ये लोग, वहां पे मॉडर्न वैल्यूज सीखे, वहां पे इंग्लिश पीपल से या वाइट पीपल से मिले, उनसे इनका मिलना जुलना हो, उनको ये बता पाए अपने जो भी जुल्म हो रहा है, ये सब नहीं चाहता था कौन? ब्रिटिश। दीज वर द रीजन कि क्यों इमिग्रेशन पे बैन लगाई थी, कहां पे? इन कनाडा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 2 रीजन में आप लिखेंगे नंबर 2, apprehensions of British officials, apprehensions of British officials that familiarity of Indians, British officials, that familiarity of Indians with whites, that familiarity of Indians with whites was not good for British. Was not good for British. Number 3, British were apprehensive. British were apprehensive that Indians would come under the influence of socialist ideas. Come under the influence of socialist ideas. तो फिर 1913 में ही क्या हो गया कि वहां पे ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कनाडा में अलाउ किया कुछ इंडियंस को कि आप आ सकते हो कनाडा। अब जब कमी महसूस होगी लेबर क्लास चाहिए आपको, और तो उन्होंने इस टाइम पे 1913 में कुछ इंडियंस को इजाजत दी कि आप कहां से इंडिया से कनाडा आ सकते हो, और उनके लिए एक शिप कमीशन की गई, यानी कि शिप रखी गई कि किस शिप से ये आ सकते हैं। वही शिप थी कौन सी? कुमागातामारू शिप। ठीक है, तब इस इंसिडेंट को नाम दिया गया कुमागातामारू इंसिडेंट। अब वो वहां से जब निकले इंडिया से, कहां गए? कनाडा, शिप से। वहां पे उनको उस शिप से उतरने दिया ही नहीं, दे वर बैंड, मतलब उनको इजाजत मिली ही नहीं कि आप इस शिप से वापस जैसे उतर सकते हो। तो किया क्या? उनको वापस भेजा गया इंडिया। ठीक है, दैट वाज दी कंसिडर जो उस टाइम पे अथॉरिटीज कर रही थी। एक तो इतनी दूर से आए थे, इंडिया से कनाडा कोई मतलब मजाक नहीं था, इतना दूर आप सफर कर चुके हो, वहां पे आपको उतरने नहीं दिया। आपने तो पहले इजाजत दी थी कि आप आ सकते हो, हम आए, फिर आप वहां पे शिप को कंसिडर उससे बोर्ड करने नहीं दे रहे हो, ठीक है, उससे उतरने नहीं दे रहे हो। तो दैट एक्चुअली क्रिएटेड वो गुस्सा इन द माइंड्स ऑफ द पीपल हु वर इनसाइड द शिप। ठीक है, क्योंकि वो भी खुश थे दैट वी आर गोइंग टू कनाडा। अब बाहर फॉरेन जाने से लोग खुशी होते हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में वही फिर वो गुस्सा बन के इतना खतरनाक हो गया कि एक इंसिडेंट वहां पे हो गया जब वो वापस कहां पे पहुंच गए? इंडियन कोस्ट पे। उनको वहां से वापस भेजा गया कहा? इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यू राइट इन 1913 Canadian authorities issued an order. Canadian authorities issued an order whereby some Indians were allowed to visit Canada. Some Indians were allowed to visit Canada. Next देखिए, a ship named Komagata Maru was commissioned to carry Indians to Canada. To carry Indians to Canada. Indians to Canada. But when they reached the coast of Vancouver,
coast of Vancouver. They were not allowed to disembark. They were not allowed to disembark. D-I-S-E-M-B-A-R-K. Disembark from the ship. क्योंकि उनको उतरने नहीं दिया कहाँ पे, कनाडा के कोस्ट, वैंकूवर कोस्ट पे. They were not allowed to disembark from ship and were forced to return back to India. And were forced to return back to India. तो जब इंडिया वापस पहुंचे at a place named as there's a coast in Calcutta, ठीक है, which is called as coast of Pachwach. ठीक है, यहां पे जब वापस पहुंचे, शिप का यूं ही दरवाजा खुल गया तो आगे ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, वहां सिक्योरिटी तो ब्रिटिश की थी. ठीक है, जो ही इससे पंजाबी लोग नीचे उतरे तो क्लैश हो गया बिटवीन ब्रिटिश एंड पंजाबीज. तो लार्ज स्केल मैसेकर ऑफ पंजाबीज हो गया, काफी सारे लोग मारे गए जो ही वो शिप से नीचे उतरे. तो उसी को फेमसली कहते हैं कुमागाता मारू इंसिडेंट, जहां पे काफी ज्यादा मैसेकर हो गया. फिर उसके बाद जब केस चला फिर लोगों पे, क्योंकि जो ही लोग अंदर से बाहर आए थे शिप से, तो उन्होंने वहीं से वो रिवोल्ट शुरू किया. जैसे पंजाबीज थे, दे स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट दी ब्रिटिश की. इन्होंने हमें यहां से भेजा, पहले इजाजत दी, फिर वहां पे मना किया उतरने से, वापस कहां लाया, इंडिया लाया. तो जो वहां पे मैसेकर हो गया, इट वाज अ लार्ज स्केल मैसेकर. एंड फिर जब केस हो गया, वन ऑफ दी जो शिप में पर्सन थे, ही वाज हैंग्ड एंड द पर्सन वाज नेम्ड एज करतार सिंह सराबा. ही वाज द पर्सन, जब केस चला कि शुरू किसने किया ये, जो शिप से ही नीचे उतरे, हु वाज द पर्सन हु इनसाइटेड द पीपल एंड ही वाज फाउंड गिल्टी एंड ही वाज हैंग्ड टिल डेथ बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज. तो इसी पूरे इंसिडेंट को कहते हैं कुमागाता मारू इंसिडेंट. नेक्स्ट यू राइट. Finally, when they reached the coast of Pachwach, P-U-D-G, near Calcutta, they clashed with Britishers, which led to large scale massacre of Punjabis. Next, okay, later in a conspiracy case, next point, later in a conspiracy case, Kartar Singh Saraba was hanged till death. Kartar Singh Saraba was hanged till death by the Britishers. फिर जब इनको मारा गया तभी फिर सिक्स ने डिसाइड किया दैट वी विल लीड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया. तो तब से फिर किनका रिवोल्ट शुरू हो गया, सिक्स का, फॉर द सेक ऑफ नेशनलिज्म. तो दैट इंसिडेंट एक्चुअली लेड द इंसाइटमेंट इनसाइड द सिक्स कि वो भी तैयार हो गए लड़ने के लिए किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ. ठीक है, तो नेक्स्ट राइट. इन दिस सिनेरियो Six of Punjab decided to revolt against the British. Six of Punjab decided to revolt against the British.
decide to revolt against the British under the leadership of under the leadership of Rash Bihari Bose. तो एक सब हेडिंग देंगे आप, एक्टिविटी इन गदर। अब इनकी एक्टिविटीज में क्या मेजर एक्टिविटीज है? सबसे पहले इनने कोशिश की कि हिंदुस्तानियों को यूनाइट करने की, चाहे वहां पे जहां पे बाहर थे कनाडा और सैन फ्रांसिस्को में, चाहे हिंदुस्तान के अंदर। तो दे हैड दैट एक्टिविटी दैट दे यूनाइटेड इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। दुश्मन सबका एक ही था, कॉमन एनिमी था कौन? ब्रिटिश। तो इनने कोशिश की उनको यूनाइट करने की, चाहे वो बाहर रह रहे थे चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर रहते, सब हिंदुस्तानियों को यूनाइट इनने किया था। ठीक है, इनफैक्ट इन्होंने ही एक आइडिया दिया था इंडियन आर्मी का। जब ये गदर में काम कर रहे थे, ये जब लिख रहे थे किसमें, गदर न्यूज़पेपर में, तो जब उसमें आइडियाज दे रहे थे कि हाउ वी हैव टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिश, दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने इंसाइटमेंट दी थी किसकी, कि इंडियन आर्मी होनी चाहिए जो लड़ने के लिए तैयार हो किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, ये भी इनकी क्या थी, एक एक्टिविटी। इनफैक्ट इन गदर पीपल जो इसमें लोग एसोसिएट थे, इनने हेल्प ली थी जर्मनी की भी। ठीक है, ताकि हम लड़े किससे, ब्रिटिश से। और प्लान पूरा बनाया था जो इन्हें जर्मनी से हेल्प ली थी। दैट प्लान वाज फेमसली कॉल्ड एज जिमरमैन प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर मैंने क्वेश्चंस में देखा है कि जिमरमैन प्लान किनका था। इट वाज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट, जहां पे इन्होंने हेल्प किससे ली थी, जर्मनी से लेने की हेल्प लेने की कोशिश की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। जर्मनी खिलाफ था। जब हमने वर्ल्ड वॉर में देखा था, जर्मनी एक साइड से था, ब्रिटिश दूसरे साइड से था। इसीलिए ये आप ब्रिटिश के दुश्मनों के पास जा रहे थे उनसे मदद मांगने के लिए। तो इसीलिए जो प्लान बनाया था गदर, पूरी जो मूवमेंट थी, इनने प्लान कौन सा बनाया था, जिमरमैन प्लान वाज क्रिएटेड। ठीक है, और इनके आइडियाज की वजह से अफगानिस्तान में कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए थे वहां की अपनी हुकूमत बनाने में, जो लड़ रहे थे खुद कौन, ब्रिटिश से। तो अफगानिस्तान के कुछ लोग इनसे यू कैन इंस्पायर हो गए थे, किनसे, द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द गदर, जो आइडियाज दे रहे थे, जो वो जिस ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉइटेटिव फेज जो बता रहे थे कि कैसे ब्रिटिश असल में हमें लूट रहा है, चाहे वो सोशली हो, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इनके इन आइडियाज की वजह से देयर वर टू पीपल इन अफगानिस्तान। वन वाज महेंद्र प्रताप सिंह and other person was there, was named as बरकतुल्ला। ये दोनों सक्सेसफुल हो गए थे, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी इन्होंने, कहां पे, अफगानिस्तान में, वो भी किसके आइडियाज के बेस पे, गदर मूवमेंट के आइडियाज के बेसिस पे। ठीक है, सो यू राइट इन दिस एक्टिविटी नंबर 1, स्प्रेड ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, spread of anti-British sentiments, as well as they tried to unite people of India, unite people of India against British, Number 2, they incited Indian army to revolt. Number 3, they enlisted help of Germany. For which Zimmerman plan was created.
Zimmermann plan was created. Next again, number 4th. In Afghanistan, based on the ideas of Ghadar movement, Mahendra Pratap Singh and Barkatullah were successful in setting up of temporary provincial government. तो फिर हुआ क्या फाइनली इस गदर मूवमेंट के साथ, जहां पे ये कुछ एक्टिविटीज की जा रही थी और हमने देखा कि कौन कौन से मीडियम्स थे जहां से कर रहे थे, चाहे वो एसोसिएशंस थे जिन्होंने बाहर बनाए, चाहे इनकी न्यूज़पेपर्स थे. All of these were responsible for the incitement of Indians, for invoking the feelings of Indians against British. ठीक है, पहले स्ट्रेटजीज कौन बना रहे थे? लाला हरदयाल was the most important for the गदर मूवमेंट. ठीक है, फिर बाद में कौन बनाने लगे? राज बिहारी बोस was the next important person for this गदर मूवमेंट. बट फाइनली 1915 में दोनों को सप्रेस किया गया और पूरी गदर मूवमेंट को ही खत्म किया गया बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज. ठीक है, कब हो गया? 1915. सो 1913 से शुरू हो गया, तो 2 साल पूरी कौन सी मूवमेंट चली? गदर मूवमेंट इन कनाडा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. काफी सवाल इससे आते हैं, चाहे हमने न्यूज़पेपर्स देखे वो भी पूछे जाते हैं, चाहे एसोसिएशंस देखे वो भी पूछे जाते हैं. और जो ये फेमस इंसिडेंट हो गया था इसमें, कौन सा शिप वाला इंसिडेंट, तो यहां से भी क्वेश्चंस अक्सर मैंने देखे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट विल राइट इनिशियल स्ट्रैटेजीज. जनरल पॉइंट लिखेंगे आप. इनिशियल स्ट्रैटेजीज फॉर गदर were created by Lala Hardayal. And later by Rash Bihari Bose. Comma, but both failed and Ghadar movement was suppressed. By 1915. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस गदर मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटसाइड इंडिया वाला पार्ट है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, चाहे इंडिया की हमने बात की या आउटसाइड इंडिया, दैट वाज द पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, जो एक मिलिटेंट एटीट्यूड के साथ किनके सामने खड़े थे? ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने खड़े होते थे. ठीक है, तो हम वापस आएंगे, जो मूवमेंट्स वापस इंडिया में शुरू हो जाएंगे. हमने अभी तक क्या देखा? जो दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905. ठीक है, उसके बाद अप टू 1914 तक कांग्रेस क्या कर रही थी, और हमने देखा कि जो ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे. इसी में जो एक पार्ट देखा, दैट वाज महात्मा गांधी इसी टाइम पे क्या कर रहे थे इन साउथ अफ्रीका. तो इसके बाद हम वापस अब इंडिया में मूव करेंगे. अब हम देखेंगे आगे अब इंडिया में कौन सी और पर्सनालिटीज थी जिनने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया. ठीक है, जो बंद किए गए थे लीडर्स, तिलक, ठीक है, तो उनके भी हो गए थे 6 साल अब 1914 तक, क्योंकि 1907 में ही उनको जब बंद किया, 6 में ही बंद किया गया था, तो अब उनको भी छोड़ा गया था, तो वो भी जेल से बाहर आ गए थे. अब हम ये देखेंगे इंडिया में अब लीडर्स कैसे आगे बढ़ाएंगे किसको? मूवमेंट को, जो नेशनल मूवमेंट थी, दैट वाज स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म. ठीक है, तो हम उसी लाइन पे वापस आएंगे. फिर हम इनका फिर से देखेंगे, जो ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, अभी तो इनका एक फेज था यहां तक. ठीक है,
अब हम आगे देखेंगे और 1924 के बाद इनका एक और फेज आएगा जहां पे फिर से कुछ लोग उठेंगे मिलिटेंट एटीट्यूड के साथ और फिर से इनका रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तब तक बीच में कांग्रेस क्या कर रही थी और जो उससे एसोसिएटेड लीडर्स थे या उसके बाहर भी कुछ लीडर्स थे जो उस टाइम पे इंडियन नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे थे डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, तो वापस हम आएंगे उसी लाइन पे वापस से इंडिया में क्या हो रहा था, बट इट विल बी डेल्ट इन द टुमारोज क्लास। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कौन करते हैं?